हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण चित्रा। स्टडी ग्रुप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स की कंप्लीट रिवीजन करेंगे इंग्लिश सेक्शन का। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड पे और कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स सीखेंगे जिससे कि आप जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं उनको कम टाइम में बना सकते हैं, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। जी हाँ, मेरा पूरा टारगेट रहता है कि आपका जो टारगेट है, जो एक्यूरेसी है, वो 100% तक रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी जो भी वीडियो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, जो भी लाइव मॉक देता हूँ, तो उसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं इंग्लिश बाय वरुण चित्रा। इसके अंदर आपको ढेर सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जिसकी सोल्यूशन आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो के रूप में आपको दे रखी है। दूसरा, इससे होगा क्या, देखिए पीडीएफ का प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आप प्रिंट आउट लेंगे तो उससे फायदा ये होगा, पहले आपको उसको खुद से अटेम्प्ट करना है। खुद से अटेम्प्ट करने के बाद फिर आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। उसके अंदर ही आप लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, जो कंसेप्ट आपको नहीं पता वो ऐड ऑन कर सकते हैं, और एक प्रॉपर सीक्वेंस मैनर में आप अपने नोट्स को अपने पास तैयार करके रख सकते हैं, जिससे कि एग्जाम पास में आने में आप उसको रिवाइज करके जा सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी सारे के सारे सेशन रहते हैं। अभी मैंने नया ट्रेंड स्टार्ट करा है कि मैं पहले पीडीएफ दे देता हूँ 1 से 2 दिन पहले, जिससे कि बच्चे खुद से सोल्व कर लें, अपने अपने आंसर लगा लें, फिर वो आके देखें कि भाई उनके कितने गलत है कितने सही है, और अगर गलत है तो उसको कैसे सही करना था, और अगर सही है तो किस टाइम में किस अप्रोच के साथ उसको और जल्दी और बढ़िया तरीके से किया जा सकता था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपके सामने जब भी वीडियो आएगी, मेरी कोई सी वीडियो आती है, तो क्वेश्चन नंबर 1 या जो भी क्वेश्चन नंबर आपके सामने खुलता है, तो आपको वहीं जाके वीडियो को पॉज कर देना है। वीडियो को पॉज कर लेने के बाद आपको अपना आंसर देना है, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है। तभी आप मेरी वीडियो का मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे, या आप कह सकते हैं ऑप्टिमल फायदा आप उठा सकते हैं इससे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यस, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस, चलिए एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखिए, आपको सबसे पहले इसकी डायरेक्शन जरूर पढ़ लेनी है। हर एक एरर की क्वेश्चन की आपको डायरेक्शन पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कभी ये इनकरेक्ट बोलते हैं, कभी ये करेक्ट बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट और करेक्ट पहले चेक कर लेंगे फिर ढूंढे। ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारे को इनकरेक्ट ढूंढना है, चलो इनकरेक्ट ढूंढते हैं। तो हमने देखा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम, फिर बी, फिर सी, फिर डी पे जाएंगे। तो हमने पढ़ा इफ लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, इफ वी हैड नो यू वर अलोन वी हैड विजिटेड यू। तो देखिए बात क्या हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर जब आप इसको इतना सा भी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक मेरा कंसेप्ट घूमेगा, जो मैंने आपको बता रखा है, पढ़ा रखा है बहुत बढ़िया तरीके से। वो कंसेप्ट हमारे पास आ जाएगा कंडीशनल सेंटेंस का। जी हाँ, कंडीशनल सेंटेंस मेरा पेड बैच के जो वीडियो है उसके अंदर मैंने बता रखा है बहुत अच्छे से, और जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट है उनको भी बहुत बढ़िया तरीके से पता है। मैंने उनको ये बता रखा है, अगर आप इफ देखो, कोई एक सब्जेक्ट देखो, फिर आप देख रहे हो हैड लिखा हुआ है, फिर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, इट मींस इसका मतलब ये है ये कंडीशनल सेंटेंस बन चुका है, क्योंकि इफ आ चुका है, इफ में कंडीशन दे रखी है। तो इसके बाद आपको जो हमारा रिजल्ट वाला होगा, जो रिजल्ट वाला हमारा सेंटेंस होगा, उसके अंदर आपको क्या मेंटेन करना है। उसके अंदर आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको एक वुड मेंटेन करना है, एक वुड होना चाहिए, उसके बाद एक हैव होना चाहिए, देन फिर आपकी वापस से वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ये आपको सेंटेंस मेंटेन करके रखना है। और ये मैं आपको बता दूं, ये थर्ड टाइप वाला कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है ना। तो थर्ड टाइप में हम क्या देखते हैं, हैड प्लस V3, और दूसरी तरफ हमें क्या देखना होता है, वुड हैव प्लस V3। अब जरा चेक करते हैं इसमें ये चीज लगी है नहीं लगी है। तो आपने देखा यहाँ पर लगा हुआ है इफ, हैड और थर्ड फॉर्म। अब जरा दूसरे सेंटेंस में चेक करते हैं। देखिए दूसरा सेंटेंस ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आपको ये देखना है कि वर्ब कहाँ पे लिखी हुई है, एक्शन कहाँ पे हो रहा है। तो आपने देखा विजिटेड, यहाँ पर एक्शन हो रहा है, ये वर्ब दिखी हुई है, तो ये ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म में दे रखी है। लेकिन यहाँ पे हेड क्या कर रहा है, आपको इस हेड की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, हेड को हटा के आपको वुड भी लगाना पड़ेगा और हैव भी लगाना पड़ेगा। अब जाके आपका ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे। चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको बनाइएगा। यस, इसमें भी अब हमको नहीं पता ना कहाँ पे एरर है, तो हम ऑप्शन नंबर ए से पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ना स्टार्ट करा, विथ एन अम्ब्रेला। अब देखिएगा, मैं आपको जो जो अप्रोच बताते जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से नोट डाउन करिएगा और दिमाग में रखिएगा। देखो, मैं जब भी कोई भी टेस्ट दूं या मैं जब भी क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, तो मेरे माइंड में एक चीज क्लियर होती है। ठीक है, वो क्लियर अगर आपको हो गया तो फिर आपके इंग्लिश में मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे ही आएंगे, और जितने भी आएंगे वो एक्यूरेट आएंगे। देखो, मैं क्लियर रखता हूँ एक पॉइंट। क्या क्लियर रखता हूँ, कंसेप्ट।
कि जिसमें मैं एरर लगा रहा हूँ उसका कंसेप्ट क्या है, क्या उसका कंसेप्ट मुझे आता है, क्योंकि भाई ऐसे भी कंसेप्ट होते हैं जो जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप क्वेश्चंस करेंगे, तो वो आप डेवलप कर पाते, आप समझ पाते हैं इन डिटेल, इन डेप्थ में जाके उसकी। तो आप माइंड में क्लियर रखिएगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर है क्या, जो आंसर आप लगा रहे हैं क्या आपको उसके पीछे का कंसेप्ट पता है, आप आंसर क्यों लगा रहे हैं। अगर आपसे किसी ने सवाल पूछ लिया कि आपने यही क्यों लगाया, तो क्या आप उसको बता पाएंगे ये कंसेप्ट होता है, मैं इसलिए लगा पा रहा हूँ, है ना। तो ये आपको क्लियर रखना है। दूसरी बात, अगर मुझे कंसेप्ट नहीं आता होगा तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है स्किप करने का, मैं सीधा स्किप करता हूँ। आज भी काफी सारे टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन हैं, काफी सारे टेस्ट ऐसे हैं जिसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं या दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं जानबूझ के स्किप करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि उसमें एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या काम कर रहा है। और कई बार ऐसा होता है मॉक के क्वेश्चन भी गलत होते हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर आपके कंसेप्ट नहीं पकड़ में आ रहा है उस क्वेश्चन का, तो आपको उसको स्किप कर देना है, ठीक है। ईगो पे नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम ईगो का नहीं है, एग्जाम समझदारी का है, स्मार्टनेस का, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मैंने एन पढ़ा, तो एन पढ़ते ही मेरे माइंड में एक स्ट्राइक होगा, एक कंसेप्ट स्ट्राइक ही होगा, या तो नहीं, एन से तो एक ही होता है, क्या होता है कि हमें आगे वोवल साउंड चाहिए, क्या चाहिए, वोवल साउंड वाला वर्ड चाहिए। तो हमने पढ़ा एन के बाद अम्ब्रेला आ रखा है, वोवल साउंड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको रूटीन में लेकर आनी, जब आप ये सारी चीजें रूटीन में ले आओगे तो आपसे कभी भी गलत नहीं, गलत होंगे भी तो ना के बराबर गलत हो, है ना। तो विथ एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, ओके, विथ एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, कोमा लगा हुआ है, आई वॉज एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द मिड डे सन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई मेरे पास अम्ब्रेला था मेरे सर के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था सन से। अब इसको समझते हैं क्या इसमें कोई एरर हो सकती है। तो सबसे पहले आप एक चीज समझिएगा, देखो यहाँ पर एक ओवर क्या लगे हुआ, प्रिपोजिशन लगा हुआ है। तो हमारे एग्जाम में अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में डायरेक्ट प्रिपोजिशन से कभी भी एरर देखने को अभी तक नहीं मिली है। हमारे पास जो एरर आती है वो आती है फिक्स प्रिपोजिशन की एरर, और फिक्स प्रिपोजिशन की जो भी एरर होती है मैं ऑलरेडी अपने पेड बैच में उसकी पीडीएफ दे चुका हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट फिक्स प्रिपोजिशन की एरर्स होती है ना। बाकी मैं आपको बता दूं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें जनरल नॉलेज दे देता हूँ। देखिए ओवर का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपके ऊपर है, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपके ऊपर कोई चीज है, लेकिन वो टच नहीं होनी चाहिए आपसे। अगर वो टच हो रही है तो आप फिर ओवर नहीं यूज कर पाएंगे। ओवर का मतलब होता है कोई चीज आपके ऊपर है लेकिन आप उससे टच नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला उसके सर के ऊपर है लेकिन वो अम्ब्रेला से टच नहीं हो रहा है, इस तरीके का यहाँ पर सेंस आ रहा है। अब हमने आगे पढ़ा, देखिए यहाँ पर कोई एरर मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जिससे मैं इसमें एरर बना पाऊँ। स्कोप होना चाहिए हमारे पास, अगर एग्जामिनर एरर बना रहा है तो उसका स्कोप वहां पर होगा, तभी वो एरर बना पा रहा है। जैसे कि ये वाला स्कोप हो सकता था, क्या पता उनने एन लिख दिया और आगे वोवल वाला साउंड नहीं होता, तो यहाँ पे एक स्कोप बन सकता। तो बेसिकली आपको करना ये है, पूरी इंग्लिश में आपको इतना सीख लेना है, इंग्लिश के क्वेश्चंस करते करते या मेरे पेड कोर्स से आपको इतना सीख लेना है कि स्कोप कहाँ कहाँ बन सकता है। जिसने स्कोप ढूंढ लिया, स्कोप कहाँ कहाँ हो सकता है, वो एरर निकाल लेगा या वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है जो एग्जामिनर उसके सामने रखे। अगर आपको स्कोप्स पता है एरर के तो आप उसको डबल चेक कर लेंगे, हाँ डबल चेक हो गया, वहां एरर आपका सही ही होगा, आप उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं ला पाएंगे, आपका 100% वो एक्यूरेट होगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ था विथ एन अम्ब्रेला ओवर माय हेड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। आई वाज एबल टू के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म सही है, माई सेल्फ। अब देखिए यहाँ पे स्कोप बन सकता था, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, किसके लिए है, आई के लिए है, तो आई के लिए ही माई सेल्फ आता है, आई के लिए माई सेल्फ आता है, योर सेल्फ तो आता नहीं है। तो ऐसे बस आपको एक क्रॉस चेक कर लेना है, मिनी सेकंड में सब काम हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, आपने यहाँ पर देखा माई सेल्फ क्यों आया, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों आया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो तब लगाते हैं ना जब कोई एक्शन हमारे ऊपर ही हो रहा हो, हम एक्शन खुद के ऊपर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आई वॉज अनएबल, आई वॉज एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, तो वो प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो गया। सॉरी मैंने जब इसकी ट्रांसलेशन करी थी तो मैंने शायद ये बोल दिया होगा कि वो कामयाब नहीं पाए, यहाँ पे लिखा गया कामयाब हो गया ना, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है वो खुद पे ही एक्शन कर रहा है, प्रोटेक्ट इसको कर रहा है, खुद को कर रहा है, तो बिल्कुल माई सेल्फ ही आएगा। और प्रोटेक्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगती है, फ्रॉम लगती है, तो ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम द मिड डे सन, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। तो आपको इस तरीके से चलना है। देखिए हो सकता है मेरे जो एक्सप्लेनेशन हो वो बहुत ज्यादा डिटेल में हो, तो ये सारी डिटेलिंग अगर आप सीख जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, दो दो तीन तीन दिन बैठ के आप यही चीजें याद करें, मैं बस आपको जरिया बता रहा हूँ, मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से सेंटेंस पढ़ना है, एरर का स्कोप कहाँ पे ढूंढना है। जिसको स्कोप ढूंढने आ गया वो एरर में बहुत अच्छे मार्क्स लेगा, एरर ही नहीं इंग्लिश की ग्रामर में बहुत अच्छे मार्क्स लेगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी को एक बार पढ़ लेते हैं। यस, ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला जा रहा है, व्हेन शी हैड रीड, हैड के बाद थर्ड फॉर्म सही है। ऑल के बाद कार्ड्स, लास्ट वाला मैंने आपको बता रखा है, ऑल आए, सेवरल आए, सर्टेन आए, इसका मतलब नाउन प्लूरल है, तो नाउन प्लूरल है, कार्ड्स दे रखा है। अभी कार्ड्स कैसे थे, ग्रीटिंग्स कार्ड थे,
तो यहाँ पे जो एस लगा हुआ है बिल्कुल सही है। आप ये मत सोचिएगा ये एडजेक्टिव की जगह, जी हाँ ये एडजेक्टिव की ही जगह है, क्योंकि ये जो आर्टिकल दा भी आया हुआ है ये कार्ड्स के लिए आया हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो ग्रीटिंग्स वाली जगह ये एडजेक्टिव की है, और मैंने आपको बोल रखा है एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव प्लूरल नहीं है, ये लिखा ही इस तरीके से आता है, ग्रीटिंग सी लिखा जाता है। अगर आप ऐसा हटा देंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा, यहाँ पर ग्रीटिंग सी लिखना पड़ेगा। तो इट मीन्स ये यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है, यहाँ पर कोई एरर नहीं आता। आगे बढ़ जाते हैं। शी मेड अ शॉर्ट थैंक यू स्पीच। ओके, यहाँ पे आर्टिकल ए दे रखा है, तो जैसे आर्टिकल आएगा आपकी सीधी अप्रोच जानी चाहिए लास्ट वाले वर्ड पे स्पीच। तो स्पीच यहाँ पे नाउन हो गया, और कैसी स्पीच थी, शॉर्ट थैंक यू। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं बन रही है। इसका मतलब ये हो गया बी वाले ऑप्शन में भी कोई एरर नहीं है। दूसरी चीज चेक कर लो, टेंस, टेंस यहाँ पर हैड है, यहाँ पे मेड है, मतलब पे वी टू है, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये भी सही है, ठीक है। सी को पढ़ लेते हैं। तो सी को आपने पढ़ा तो सपोजिंग आ रहा है, आपको ध्यान होगा जब मैं कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था या तो इफ आ सकता है या फिर सपोजिंग आ सकता है, दोनों का मतलब एक होता है। कभी भी दोनों साथ में नहीं आएंगे, नहीं तो दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो आपने देखा सपोजिंग आ रहा है, जरा अपना कंडीशनल सेंटेंस वाला रूल लगा दो। रूल क्या कहता है, वर आ गया, रूल मैंने आपको बता रखा है, ये आपके पास आ जाएगा टाइप नंबर 2 कंडीशनल सेंटेंस का। टाइप नंबर 2 ये कहता है कि जब आपके पास इफ हो, सपोजिंग हो, इस तरीके के अगर आपके पास वर्ड हो और उसके बाद एक सब्जेक्ट लगा हो, देन फिर या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हो पास्ट टेंस, या फिर वर्ड लिखा गया हो, तो दोनों का मतलब एक ही मानते हैं, मतलब हम इसको टाइप 2 मानते हैं। ऐसे केस में हम क्या मानते हैं, अगर वर्ब भी लिखा हुआ है, पास्ट की बात हो रही है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिनेशन सिचुएशन है, इसलिए इन्होंने वर्ब लिखा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो दूसरा सेंटेंस होता है उसके अंदर सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वुड लिखते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो जरा चेक कर लेते हैं क्या ये स्ट्रक्चर पे फॉलो हो रहा है। तो चेक करा हमने, यू के बाद वर्ड दे रखा है, ठीक है ना। अब वर्ग के बाद हमें क्या ढूंढना था, वर्ग के बाद, हाँ वर्ग के बाद हमें ढूंढना था वुड और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो जरा चेक कर लेते हैं, देखिए वुड भी दे रखा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म भी दे रखी है, बिल्कुल सही है। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो लिखवाया है सब्जेक्ट के बाद वुड आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो वुड पहले आ रहा है सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। तो भाई यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क भी तो आ रहा है, तो जब भी आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के आगे चली जाती है, इसलिए क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो यू पहले लिखा गया था फिर वुड लिखा गया था, और वुड के बाद देखो बी, बी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब देखिएगा बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में ऐसा ट्रिक खेली जाती है कि वुड के बाद वो लोग बी लिखेंगे, अब बी के बाद या तो थर्ड फॉर्म लिख देंगे या एनजी फॉर्म लिख देंगे, तो आपको उसको गलत नहीं कर देना है, दोनों ही सही है। क्योंकि जो हमारा रूल होता है वो होता है वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो तो फुलफिल हो रहा है ना, वुड प्लस बी, यहीं पे आपका फुलफिल हो गया वो। अब आगे आप चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो या एनजी फॉर्म लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पूरे सेंटेंस में। इसका मतलब ये है ये वाला रूल सेटिस्फाई हो रहा है, इट मीन हमारा आंसर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी भी हमारे में, ऑप्शन नंबर सी भी कोई एरर नहीं लगता है अपने साथ, ठीक है। समझ में आ रहा है, आई होप आप सभी को इन डिटेल में जाके समझ में आ रहा होगा। कोई ऐसी डाउट हो फिर भी अगर आपसे कुछ छूट जाए, मुझसे कुछ छूट जाए मतलब, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आ जाता है। डी में हमने पढ़ा पीपल, पीपल के बाद हु सही लगा हुआ है, लिविंग थिंग के साथ ही लगता है। उसके बाद वर्ब भी सही लगी हुई है, प्लूरल वर्ब लगी हुई है, ठीक है ना। प्लूरल वर्ब है तो मतलब पीपल सही लगा हुआ। अच्छा एक चीज और बता दूं, अगर हम कभी भी पीपल लिखते हैं तो इसका मतलब हम क्या लिख रहे हैं, प्लूरल नाउन लिख रहे हैं। लेकिन इसी की तरह एक होता है पब्लिक, अगर आप पब्लिक लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप सिंगुलर नाउन लिख रहे हैं। जी हाँ बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि स्टूडेंट को ये लगता है जैसे पीपल प्लूरल तो पब्लिक भी प्लूरल, लेकिन पब्लिक सिंगुलर होता है। ऐसे ही होता है पॉपुलेशन, अगर मैं पॉपुलेशन भी लिख रहा हूं तो पॉपुलेशन भी प्लूरल नहीं है, पॉपुलेशन को भी मैं सिंगुलर काउंट करता हूं। ध्यान रखिएगा ये दोनों जो वर्ड हैं पब्लिक और पॉपुलेशन, अगर एग्जाम में आ जाएं तो आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों सिंगुलर होते हैं, सिर्फ पब्लिक ही आपका प्लूरल काउंट होता है। इज इट क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। तो आपने देखा पीपल के बाद हु है, हु के बाद लिव है, सही है, विद इन दी सिटी, ठीक है। पे, पे यहाँ पर आ रखा है, ठीक है, पे हायर, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझिएगा, यहाँ पे लिव कौन सा टेंस है, आपका प्रेजेंट टेंस है। अब आप थोड़ा सा टेंस पे भी ध्यान देने लग जाइएगा, यहाँ पर पे ये भी प्रेजेंट टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पे हायर, अब देखिए हायर आए या फिर मोर आए या फिर ईयर वाला वर्ड है, इट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ कंपेयर हो रहा है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री लग रही है, इट मीन्स आगे देन आना चाहिए। तो देखो देन आ रखा है, कभी कभी देन नहीं भी आता है, वो मैं बताऊंगा आपको किस केस में नहीं आता है। वो उस केस में नहीं आता है जब आप कंपेयर तो कर रहे हैं लेकिन आप ऐसे कह रहे हैं हाइयर रेट पे बेच दिया, इस तरीके से, तब देन नहीं आता है। लेकिन अगर आपने ये लिख दिया कि किससे आप कंपेयर कर रहे हैं तब देन आता है, इस बात का क्लियर रखिए। यहाँ पर देखो इन्होंने बताया गया है, क्या बोला गया है, पीपल हु लिव विद इन दी सिटी, यहाँ पे बोला जा रहा है जो पीपल सिटी के अंदर रहते हैं पे हायर लोकल टैक्स, वो ज्यादा लोकल टैक्स देते हैं देन, अब कंपेयर कर दिया ना इसलिए देन आया, बताया गया है किससे कंपेयर किया जा रहा है, देन पीपल हु लिव
जस्ट आउटसाइड द सिटी, तो इट मीन्स यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं कहता कि यहाँ पर एरर बननी चाहिए, तो इट मीन्स डी भी हमारा ऑप्शन सही है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई विल बी अवर करेक्ट आंसर, मतलब इसमें नो एरर आएगा। देखो वापस से विद इन द सेकंड आप चेक कर सकते थे, पीपल लिव सही है, पे सही है, टेंस भी सही जा रहा है, हायर देन सही जा रहा है, हु के बाद वापस से लिव, लिव मतलब सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आउटसाइड द सिटी, तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं, इट मीन्स इसमें नो एरर का हमारा आंसर आ जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3 इसको बनाइए। यस, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आएगा, चलिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए जिनको नहीं पता बता देता हूँ, यहाँ पर अगर मैंने वोंट लिखा है, इट मीन्स मैंने विल प्लस नोट लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैंने विल और नोट लिखा हुआ है, तो आई विल नॉट से गुड बाय बिकॉज वी विल बी सिंग, यहाँ पर भी विल यूज हुआ है, यहाँ पर भी विल यूज हुआ है, इट मीन्स टेंस तो सही चल रहा है। विल बी सिंग ईच अदर अगेन इन 3 days टाइम। अब देखिए जब भी एपोस्ट्रोफी ऐसा आता है तो आगे नाउन चाहिए होता है, और टाइम एक नाउन होता है, इट मीन्स यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही लिखा गया, इन 3 days टाइम बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे ऑप्शन नंबर बी में आ जाते हैं। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे अगर ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं होता तब ये गलत हो जाता, क्यों हो जाता समझिएगा। देखिए अगर मैंने ऐसे लिखा 3 days टाइम, अब ये गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा गलत, देखो ये जो टाइम है ना, ये आपके पास नाउन, अब ये जो डेज है आपके पास, ये भी आपके पास नाउन है ना, तो नाउन नाउन कभी भी एक साथ नहीं आते, नहीं ये वाले नाउन आ सकते हैं, मैं जो समझाना चाहता वो समझाना चाह रहा था। अगर ये जो टाइम नाउन है, अब ये जो डेज आ रखा है, ये टाइम कैसा है, 3 days वाला टाइम है, ये जो पूरा फ्रेज है आपका 3 days, ये आपका क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन एडजेक्टिव में कभी भी एस नहीं लगा होता, इसलिए गलत हो जाता एस, अगर ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं होता। अब एपोस्ट्रोफी एस लगाने से इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये वाला कनेक्शन कट कर दिया एडजेक्टिव वाला, अब इन्होंने पोजेशन दिखा दिया, 3 days का टाइम मतलब 3 days का टाइम, तो यहाँ पे पोजेशन का सेंस आके ये जो एडजेक्टिव वाली जो प्लेस थी ये इन्होंने छीन ली, तो अब एडजेक्टिव वाली प्लेस रही नहीं, तो आप एस लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस के बाद टाइम आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो इन डिटेल भी मैं आपको जो चीज बता सकता हूँ मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में आ जाते हैं। आई वॉज अवेक इन द नाइट, ओके, थिंकिंग अबाउट ऑल दी थिंग्स दैट हैव हैपेंड। अब देखिएगा इसमें समझिएगा क्या एरर हो सकता है, यहाँ पर आपने देखा वोज आ रखा है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा हैव आ रखा है, तो समझिएगा बात को। अगर आपने देखा कि दो एक ही सेंटेंस है जिसमें दो टेंस यूज हुए, एक बार V2 यूज हो रखा है, एक बार प्रेजेंट यूज हो रखा है, तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, आप एक साथ इन दोनों को यूज नहीं कर सकते। कोमा आ रखा है लेकिन, तो कोमा के बाद भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी कोमा के बाद भी आप, कभी क्या होता है अगर आपने मान लो कोई यहाँ पर बात लिखी, मान लो पास्ट की बात है, लेकिन आप कोमा लगा के कुछ प्रेजेंट की बात को समझाना चाह रहे हैं, तब आप यहाँ पे प्रेजेंट टेंस डाल सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए जब भी ऐसा हो ध्यान रखिएगा, एक जगह अलग टेंस आ रहा है, एक जगह अलग टेंस आ रहा है, तो आप थोड़ा सा उसको रेट करके देख लीजिए, जो टेंस अलग है क्या वो वाक्य में ही उस टाइम की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है, तो जरा इसको चेक कर लेते हैं। देखिएगा, देखो आई वॉज अवेक इन दी नाइट, मैं नाइट में उठ गया था, थिंकिंग सोचते हुए, अबाउट ऑल दी थिंग्स दैट हैव हैपेंड। अब देखिए जो भी चीज उसके साथ हुई है, हैपेंड मतलब घटना, जो भी चीज उसके साथ हुई है वो तो हो गई ना, उसके बारे में अब वो सोच रहा है, इसका मतलब वो हो चुकी है, इट मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए था, हैड आना चाहिए, इट मीन्स इसमें एरर कहाँ हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी में हमारी एरर हो जाएगी, क्योंकि हमें V2 मतलब हमें पास्ट टेंस को मेंटेन करके रखना है, तो पास्ट टेंस यहाँ पर हैव से नहीं हैड से बनेगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, हैड विल बी अवर करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को, तो यहाँ पर हैड आ जाएगा। तो मैंने आपको आज क्या चीज सिखाई, समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर यहाँ पर कोमा नहीं होता तो मैं बिना सेंटेंस को पढ़े ये हैव को गलत करके हैड कर सकता था, बिना पढ़े, अगर कोमा नहीं होता तो, लेकिन यहाँ कोमा था, तो कोमा जब भी आए तो हो सकता है क्या पता कोमा के बाद वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, क्या पता वो प्रेजेंट की बात कर रहा हो पास्ट का रेफरेंस देते हुए, इसलिए उसने कोमा लगाया, तो इसको एक बार पढ़ लेना बहुत जरूरी है डायरेक्ट गलत करने से। तो हमने यहाँ पे पढ़ा आई वॉज अवेक इन दी नाइट, तो मैं रात में जाग गया था सोचते हुए वो सारी बातें जो मेरे साथ हो चुकी हैं, ठीक है ना, या जो मेरे साथ हो चुकी हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, हो चुकी हैं, उसको ही सोचते हुए जागेगा ना, जो चीज हो चुकी है, जो चीज अभी हो रही है, जो चीज अभी हो रही है वो तो प्रेजेंट में हो रही है ना, तो उसको सोचेगा कि वो तो हो रही है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर वो जाग गया था, वो सारी बातें याद में रखते हुए जो हो चुकी है, क्योंकि थिंकिंग किसकी करेगा, जो चीज हो चुकी है उसी को तो थिंक करेगा, तो इसका मतलब क्या है, कौन सी चीज हो चुकी थी, जो जो चीजें उसके साथ हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पर हैड आएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलें आगे, तो मैं एक बार लगा भी देता हूँ उसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर बस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 बनाइएगा इसको।
चलिए देखिए, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 5 आ रहे हैं आपको वीडियो पोस्ट करनी है, अपनी तरफ से आंसर देना, फिर मैं आके एक्सप्लेन करूँ, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर आ रखा है देयर, तो मैंने आपको एक बात बता रखी है, जब भी देयर वर्ड आएगा, चाहे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो या आप आरसी पढ़ रहे हो, तो देयर आते ही आगे एक वर्ब आए, अगर देयर के बाद वर्ब आए तो आपको ये जो वर्ब लगानी है इसको क्रॉस चेक करना है। कैसे क्रॉस चेक करना है? इस वर्ब के राइट हैंड साइड पे जाना है और देखना है नाउन सिंगुलर है या नाउन प्लूरल है। अगर नाउन प्लूरल है तो ये वाली वर्ब भी आप प्लूरल कर दो, अगर नाउन सिंगुलर है तो ये वाली वर्ब भी सिंगुलर कर दो। अगर ऐसा है तो सही है, नहीं है तो गलत। तो हमने देखा देयर के बाद वो आ रखा है, इट मीन्स आगे हमें कोई सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर नाउन चाहिए था, तो यहाँ पे तो पीपल है, पीपल तो प्लूरल होता है, लॉर्ड्स ऑफ भी दे रखा है, इस इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास ये वोज में ही गड़बड़ है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वर आना चाहिए था। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलें आगे। अच्छा, एक बार जल्दी से इसमें नजर मार लेते हैं अपन, नीचे क्या देखा है, देखो शेरली हैज, सिंगुलर है, हैज आ गया। आर्टिकल एक इसके लिए लगा है, डॉटर के लिए लगा है, ठीक है ना। अब डॉटर, ये जो 17 ईयर ओल्ड है, इसमें हम एस नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो प्लेस वैल्यू है ये एडजेक्टिव की है, आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। आगे बढ़ो, देखो हुज कब आता है, जब आगे नाउन दे रखा हो, तो देखो आगे नाउन दे रखा है TION है, इट मींस हुज यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर हैज, यहाँ पर इज, कोई भी दिक्कत नहीं, इज टू बी या फोटोग्राफर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो वैसे आंसर आ गया एक, लेकिन मैं फिर भी पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या पता इससे आपको कुछ नई चीज सीखने को मिल जाए, क्या पता और इन डिटेल में जाके आप कुछ ऐसा चीज सीख जाए जो आपको कंफ्यूज करती हो। देखिए यहाँ पे दे रखा है एज शी, देखो मैंने आपको ये भी बता रखा है, एक छोटा बैक कंसेप्ट है हमारे कंजंक्शन वाले चैप्टर में, अगर आपने मेरा पेड कोर्स में पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको बताया 3 वर्ड होते हैं, एक होता है एज, एक होता है बिकॉज, और एक और बता रखा है सिंस। ये तीनों वर्ड अगर कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं तो आपको जो दूसरा सेंटेंस लिखना है सिर्फ कोमा डाल के लिख देना है, ना तो इसके बाद आपको सो लिखना है, ना इसके बाद आपको देयरफॉर लिखना है, ना तो इसके बाद आपको थस लिखना है। बहुत सारे एग्जांपल लेके भी मैंने आपको बता रखा है। इट मींस अगर यहाँ पे एज आया तो आपकी आंखें जानी चाहिए आगे कोई और कंजंक्शन तो नहीं जुड़ा और नहीं जुड़ा हुआ इसमें, ठीक है ना। चलिए, तो इट मींस यहाँ पर ये वाली बात तो सही है, आगे बढ़ लेते हैं। शी वॉज लिविंग दी कोर्ट, वॉज आ रखा है, ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। अ क्राउड ऑफ फोटोग्राफर गैदर, गैदर मतलब वी टू, ये भी सही है। अ क्राउड आर्टिकल ये आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्राउड ऑफ फोटोग्राफर सही है, राउंड के बाद कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ लेते हैं। डिड द पेरेंट नॉट रियलाइज, डिड डू डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट समथिंग सीरियस हैड, देखो यहाँ पे डिड पास्ट का V2, हैड पास्ट का सही है। सीरियस हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टू देयर चाइल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देख देयर क्यों लिखा है, देयर के बाद नाउन होना चाहिए, तो देखो नाउन है। इट मीन्स इसमें जो एरर बन रही थी, साफ सुथरी एरर हमारे को ए में मिल गई है, यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा। देखो एरर मिल गई थी, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने आपको सोल्व कर। क्वेश्चन नंबर 5 बनाइएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ, वीडियो को पोस्ट करो, डायरेक्शन जरूर चेक करते चलिए, इनकरेक्ट ही बताना है इसमें बताइए इनकरेक्ट क्या आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पॉज करके आपने आंसर लगा लिया होगा। मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो मेरी वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट करने के लिए, याद करने के लिए, इसलिए वो बार बार देखते हैं, तो मैं नहीं चाहता वीडियो लंबी लगे उनको। तो हमने देखा ए में देखा जा रहा है डिड दे ट्रैवल अलोन और डिड दे टेक दी चिल्ड्रन विद देम, तो यहाँ पे बोला जा रहा है या तो वो अकेले ट्रैवल करें या तो फिर वो क्या करें, अपने बच्चों को साथ में ले लें, ठीक है। इस तरीके से कुछ बात करी जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, और क्या, दोनों तरफ हम सेम पार्ट ऑफ स्पीच यूज करते हैं और सेम तरह की हम यहाँ पर क्या कहते हैं वर्ब को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिड आ रखा है, यहाँ पे भी डिड आ रखा है। डिड डू डज, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू ट्रैवल यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डिड के बाद टेक, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स यहाँ पर कोई एरर नहीं है, कोई एरर बन ही नहीं रही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बी को पढ़ लेते हैं। ग्रेग, ग्रेग क्या है, सिंगुलर, आगे मेक्स, मेक्स बिल्कुल सही है। एज मच मनी एज, जितने मनी कौन कमाता है, बाइक, माइक कमाता है। बट नोट, बट उतने नहीं कमा पाता है जितने की नील कमाता है, तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सी में आ जाते हैं। दे के बाद माइग्रेट, अगर माइग्रेट्स होता तो एरर हो जाती, तो यहाँ पर भी सही है। बिकॉज दे किसके लिए आया, दे ही चल रहा है, तो दे को कंटिन्यू कर गया। दे आर लुकिंग, आर के बाद वर्ब के एनजी फॉर्म में सही है। लुकिंग फॉर ही आता है, लुकिंग फॉर का मतलब आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, सर्च ऑफ। अच्छा, सर्च ऑफ से एक और बात बता दूं, क्वेस्ट, एक आपके पास वर्ब आएगी क्वेस्ट, और क्वेस्ट के साथ ध्यान रखिएगा हमेशा, क्वेस्ट के साथ फोर आता है। क्या आता है क्वेस्ट के साथ, फोर आता है। इन सर्च, इन सर्च फॉर, क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, सर्च करना, सर्च के बाद क्या आता है, फोर, क्वेस्ट फोर आएगा, ठीक है। आ मोर बेटर, अच्छा ये तो बच्चों वाली एरर है, आपको पता है मोर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है और बेटर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है, इसका मतलब दो दो कंपैरेटिव डिग्री हम एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब मोर हटा दो, आ बेटर लाइफ आएगा, है ना, आ बेटर लाइफ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, अच्छा मिल गई ना एरर, ओके, एरर तो ढूंढनी थी, तो इसमें मोर नहीं आएगा, ये रहा हमारा आंसर, ये हो गया हमारे पास करेक्ट, ठीक है। चलें आगे, चलिए
अब देखो जैसे मेरे पे आर्टिकल आता है ना तो मैं लास्ट में मूव करता हूँ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, नाउन, है ना। और ये न्यू क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो ये सही है, मैं आपको बस बता रहा हूँ इस तरीके से अगर आप पढ़ना सीख गए ना, देखो है क्या, आप देखिएगा, चाहे आप मैथ की कोई वीडियो देख रहे हो, क्वांट, आप चाहे क्वांट की कोई वीडियो देखें, आप रीजनिंग की कोई वीडियो देखें, जो भी टीचर्स होते हैं, जो भी आपको बार बार पढ़ाते हैं, उनका जो क्वेश्चन पढ़ने का और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका होता है वो आपसे बहुत अलग होता है। तो बेसिकली आपको ये ज्यादा फोकस करने की बजाय कि हम इतना पढ़ लें, ये रूल भी पढ़ लें, आपको हमारा तरीका ऑब्जर्व करना चाहिए, हम किस तरीके से सेंटेंस को पढ़ते हैं, कैसे जाते हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं आप लोगों में से ही होके निकले, हमने कुछ अलग पढ़ा, कुछ अलग तरीके से कॉन्सेप्ट को देखा, तभी हम बना पा रहे हैं। अब क्वांट में कुछ स्टूडेंट बहुत तेज सॉल्व कर लेते हैं, कुछ टाइम लगाते हैं, तो उनका नजरिया अलग होता है देखने का क्वेश्चन को, फिर उस हिसाब से वो उसको सोल्व करने का भी तरीका अलग लगाते हैं। तो आपको मेन, जो भी मैं आपको सिखाता हूँ, जो भी मैंने आपको पेड बैच में सिखाया या मैं आपको यहाँ फ्री में सिखा, आपको बस मेरा जो तरीका है, जो ऑब्जर्वेशन है, ये बस एब्जॉर्व करने आनी। अगर ये आपने सीख ली रूल के साथ साथ, ग्रामर के साथ साथ, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। आर्टिकल दा लगा है, नाउन चाहिए, फिलोसफर रेने डेस्क्रेट्स, जो भी नाम है इनका, हु लगा हुआ है क्योंकि लिविंग थिंग है, ठीक है, लिव्ड पास्ट में मतलब V2 में बात चली गई है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो मैं अभी मन में बोल रहा हूँ, जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, ये मैं मन में बोल लेता हूँ और मिनी सेकंड लगते हैं मन में सारी चीजें आपको पता हो तो, ठीक है ना। तो हु मतलब लिविंग, क्रॉस चेक हो गया, V2 ध्यान में रख लिया भैया, V2 है, आगे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, फॉर अ टाइम नियर द रॉयल गार्डन, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ए में कोई एरर नहीं है, बी में कोई एरर नहीं है। एरर कोई क्यों नहीं है, क्योंकि कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, यहाँ पर स्कोप नहीं बन रहा है एरर बनाने का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई एरर नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, गार्डन्स किसके, ऑफ सेंट जर्मेन एंड ले, जस्ट आउटस्कर्ट पेरिस। अच्छा मिल गई एरर। देखिए आपने अगर मुझसे नाउन चैप्टर पढ़ा है तो मैंने उसमें आपको बता रखा है, आउटस्कर्ट्स जो होते हैं वो नाउन होते हैं। आउटस्कर्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट के बाहर का एरिया, कंट्री के बाहर का एरिया, हाँ, तो बाहर के एरिया को हम आउटस्कर्ट कहते हैं। अब आउटस्कर्ट भी नाउन होता है और जो ये पेरिस है ये भी आपका नाउन है। तो दो दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते ना, हमने पढ़ रखा है, ये भी नाउन होता है, ये भी नाउन होता है, तो दो दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते। इट मीन्स ये जो प्लेस होता है एडजेक्टिव का होता है, आउटस्कर्ट तो नाउन है, यहाँ पर ही गड़बड़ हो गया। तो हमें इसको सही करने के लिए हमें बस इतना सा करना पड़ेगा, आउटस्कर्ट के बीच में, आउटस्कर्ट के बीच में आप एक ऑफ लगा दें। इससे क्या होगा, ये जो नाउन नाउन का जो रिलेशन था आपस में, ये ऑफ ने कट कर दिया, ऑफ ने आके इनको सेपरेट कर दिया। अब ये अलग नाउन क्या, ये अलग। आउटस्कर्ट ऑफ पेरिस किसका, किसके आउटस्कर्ट की बात हो रही है, पेरिस के आउटस्कर्ट की। और आगे देखिए वोज भी लगा हुआ है ना, आगे वोज भी लगा हुआ है, इट मींस यहाँ पर जो टेंस चल रहा है उसमें कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए एक्चुअल में इसका आंसर होगा, लेकिन एरर डी में क्या आएगा, आउटस्कर्ट ऑफ पेरिस आएगा, बता दिया। नाउन नाउन एक साथ नहीं आ सकते, एडजेक्टिव की प्लेस थी, ऑफ लगा के इनको सेपरेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? उम्मीद करता हूँ 6 के 6 एरर डिटेक्शन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, आपको इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिली होंगी। ठीक है, तो अगर बढ़िया लगा तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो वीडियो मेरी कम हो जाती है थोड़ी सी बनना, है ना। चलो अब देखिए आपके पास क्या आया है, ये आपके पास रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन आपके पास आया है रीअरेंजमेंट का। वीडियो पॉज करिए, बनाइएगा। अब देखिए आपकी जगह मैं होता तो कैसे बनाता, देखो अगर आपने मेरी RRB पीओ मेंस वाली क्लास देखी है तो उसमें मैंने आपको बता रखा है, मैच दी कॉलम में, मैंने मैच दी कॉलम में आपको, मैं लिख देता हूँ बढ़िया तरीके से, मैच दी कॉलम में मैंने आपको एक अप्रोच दी थी। वो अप्रोच मैंने आपको दी थी कोमा अप्रोच, कोमा अप्रोच या फिर एंड वाली अप्रोच। उस अप्रोच में मैंने आपको ये बताया था, अगर आप देख रहे हैं कोई कॉलम कोमा पे ऐड हो रहा है, मान लो कोई एक वर्ड है कोमा लगा हुआ है या एंड लगा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसके साथ जो दूसरा मिलना होता है, जनरली जितने भी मैंने अभी तक टेस्ट सोल्व करे मैंने ये पाया कि आगे भी वो कोमा से ही कंटिन्यू करता है, या एंड के बाद कोई बात लिखते हैं वो जो इसको कंटिन्यू कर रही होती है। इट मीन्स यहाँ पर वो कुछ बातें बताना चाह रहा था, एक छोड़ दी, वो आगे सेंटेंस में कंटिन्यू करी गई। वही सिनेरियो आप यहाँ लगा सकते हैं जब भी आप कोमा कोमा वाला देखें। तो आपने देखा भैया यहाँ पर तो कोमा लग रखा है और देखो यहाँ पर भी कोमा लग रखा है, तो इसका मतलब क्या है, अक्रॉस रूरल इंडिया वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग मैन मेड लेक्स एंड रिजर्व, देखो वाटर बॉडीज का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी लेक्स का बात हो रहा है, रिजर्व का बात हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर इंटरकनेक्टेड लग रहा है। और देखिए यहाँ पर आर भी दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई प्लूरल चीज है, प्लूरल नाउन है, तभी तो आर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, हम बी डी के बाद ए को देख सकते हैं कहीं ना कहीं,
बी डी के बाद ए को दे सकते हैं, तो बी डी के बाद ए सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 100% एक्यूरेसी के साथ, टाइम लगेगा 10 सेकंड। ये होती है अप्रोच। अगर ये अप्रोच आप सीखेंगे तो आप बेटर परफॉर्म करेंगे। और ऐसे एक ही नहीं, दो ही नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेड बैच में करा सकते हैं, करा चुका हूँ, सारे अप्रोच दे चुका हूँ। आप चाहें तो बाय कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आपको गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके उसको बाय करना। ठीक है, चलिए अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यस, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8, इसको बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 8। यस, इसको बनाओ। अब देखिए, जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ चुके हैं वो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, वो ऐसे बनाएंगे। उनको और कुछ भी नहीं दिखेगा, देखो उनको ये दिखेगा दा। दा के साथ दा तो मैं जोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाई इसका जो एंड है वो, कोई भी सेंटेंस लोगे उसका पहला वर्ड ही जुड़ेगा ना, तो दा से दा नहीं जुड़ेगा। अब इस दा से केम भी तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि दा के बाद केम नहीं आएगा ना, वर्ब है केम, तो ये भी नहीं आएगा। अब आप बताओ, जब बी भी नहीं जुड़ सकता, जब सी भी नहीं जुड़ सकता, तो आपको डी जोड़ना पड़ेगा ना, चाहे कुछ भी हो जाए। और नो अरेंजमेंट तो रिक्वायर्ड हो नहीं सकता, क्योंकि दा के बाद दा नहीं आ सकता। नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड का मतलब जो लिखा है वो सही है, वो जो लिखा है वो तो गलत ही है ना, क्योंकि दा के बाद दा नहीं आ सकता। इट मीन्स दा के बाद आएगा क्या, डी आएगा। इसका मतलब ए के बाद मुझे डी चाहिए, तो ए के बाद डी है, और एक ये रहा, दो में मिल गया है। कोई बात नहीं, दो में मिल गया ना, बस आपका यहाँ पे जो टाइम था वो आपका 50% कम लगेगा, मुकाबले उनके जो अपने ट्रेडिशनल मेथड से या जो अपने नॉर्मल अप्रोच के साथ जा रहे हैं, उनसे आप यहाँ पे 50% टाइम सेव कर लेंगे। अब या तो आपका आंसर ये होगा, या तो आपका आंसर ये होगा। और आपको भी पता है कि कभी भी हम ये वाला सेंटेंस ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। क्यों नहीं कर सकते, पढ़ लीजिए एक बार, नहीं आ रहा तो समझ में पढ़ लो, ये सब ऑब्जर्वेशन होता है ना। एज इट हैड बीन ओन दी, उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, मार्केट फॉर सम टाइम, उसके बाद सी पढ़ना है। सी पढ़ा, केम एज अ वेलकम सरप्राइज, नहीं बैठा है। अब इसको पढ़ो, देखो एक बार। बी, द न्यूज ऑफ द सेल, द न्यूज ऑफ द सेल केम एज अ वेलकम सरप्राइज। तो ये जो न्यूज आई सेल की, एज अ वेलकम सरप्राइज आई, मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। 100% हमारे को मार्क्स मिल गए, 50% टाइम देके मार्क्स मिल गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये था 7 8 9, ये 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन बनाइएगा, अपनी अपनी कॉपी मेंटेन करिए, रूल्स बनाइए, कंसेप्ट बनाइए, समझिए। यस, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। इस दिख गया, पढ़ लो। बायोमास और बायो एनर्जी इज सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, या इज द यूके सेकेंड लार्जेस्ट। यस, क्या आएगा, इज द यूके सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, का मतलब डी के बाद क्या आएगा, बी। डी के बाद बी, डी के बाद बी, और कहीं नहीं, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा आंसर, वो भी 100%। देखो अप्रोच देख पा रहे हैं, मैं सिर्फ दो ही पढ़ता हूँ, कभी कभी पढ़ने पड़ते हैं, चारों भी पढ़ने पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेंगे चारों भी। लेकिन जहाँ कम पढ़ना है वहाँ कम पढ़ेंगे ना, टाइम सेव करेंगे। पढ़ लेते हैं, देखो एक बार डाउट लग रहा है तो पूरा पढ़ लो। बायोमास और बायो एनर्जी इज द यूके सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद है आफ्टर ऑन शोर विंड, मतलब विंड के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट उनका सोर्स है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ सब। अब देखो मेरे स्टूडेंट किस तरीके से करेंगे इसको। देखो यहाँ पर लगा हुआ है मोर, तो न्यू प्रोडक्ट्स एंड मोर। अब मोर के बाद आप देख लो क्या आ सकता है, मोर के बाद इन आ सकता है, नहीं आ सकता। मोर के बाद हैव आ सकता है, नहीं। तो मोर के बाद क्या आएगा, फिर मोर के बाद बी आएगा, इसका मतलब डी और बी आंसर हो। डी और बी चेक कर लो, डी और बी, डी और बी, ये आंसर। चलो 100% एक्यूरेट, काम खत्म, आगे निकलो। तो ये अप्रोच होती है। देखिए क्यों स्टूडेंट टॉप स्कोर कर लेते हैं, मैं बताऊंगा। ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, मैं जैसा कि आप सबको पता है, मैं ओली बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में, यकीन मानिएगा, वो मुझको खुद को आके कहते हैं कि सर हमारे 8 मिनट बच रहे हैं, बच रहे हैं, टाइम 8 मिनट बच रहे हैं सर, कभी 6 मिनट बच रहे हैं। एक ने तो आके कह दिया कि सर मेरे 10 मिनट बच रहे हैं, और मेरा पूरा पेपर हो जा रहा है। मतलब पेपर मतलब वो 25 से 28 ही अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उनका जब मैं स्कोर कार्ड वो मुझे भेजते हैं, मॉक टेस्ट और टाइमर भी आता है, तो उनकी 100% एक्यूरेसी। हाँ, अगर वो कभी 30 मार देते हैं तो उनके एक या दो गलत हो जाते, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होते।
तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैं अप्रोचेस बता रहा हूँ, तो ये टाइम कंज्यूमिंग, टाइम सेविंग अप्रोचेस है। इससे आपको टाइम कम लगेगा, और अगर आपके पास इतना टाइम बच रहा है तो इसमें से आप सोचिए आपका लेवल कहाँ जा चुका है। तो ये वो वाले स्टूडेंट है जो इंग्लिश से बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा लेते हैं। अब देखो कट ऑफ क्लर्क में आपने देखा NIACL हो गया, ऐसे जो बड़े बड़े एग्जाम है, या फिर RBI असिस्टेंट हो गया, जो बड़े बड़े एग्जाम है, इसमें कट ऑफ कट थ्रोट रहती है, मतलब इसके अंदर जो कट ऑफ रहती है 85 प्लस रहती है। तो 85 प्लस आप कब ला पाएंगे, जब आप इंग्लिश में 28 प्लस या 25 स्कोर कर पाएंगे, वो भी आपको पता है हम इतने कर लेंगे, तभी ला सकते हैं। तो वो कैसे मुमकिन है, वो ऐसे मुमकिन है कि आप ग्रामर को जल्दी करें, जो भी टाइम मिल रहा है आरसी पे दे, आरसी को अच्छे से क्रैक करें, तभी आप ला सकते हैं। अगर आपकी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है और अच्छी है भी तो आप टाइम ले रहे हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपका इंग्लिश से स्कोर करने। ठीक है, चलिए आगे। अब आपके सामने आ गया क्लोज, ये क्वेश्चन था 10, ये है 11। क्लोज टेस्ट आपके सामने आ गया, बनाइए। आप एक काम कर लीजिए, आपको पूरा पढ़ना है पूरा पढ़ के बना लो, आपको एक एक पढ़ के बनना है एक एक पढ़ के बना लो, है ना। ठीक है, बाकी मैं इसकी थोड़ी सी अप्रोच आपको बता देता हूँ किस तरीके से करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे फर्स्ट आर्टिकल, ये जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आया, एक बार पढ़ के आना पड़ेगा, देखो थोड़ा तो समझना। तो हमने पढ़ा, पोलिनेशियन पोलिनेशियन सेटल द आइसलैंड एंड बिल्ट स्ट्रक्चर ऑफ कोरल स्टोन बिटवीन 1950 एंड 1500, बट दे नेवर स्टेड फॉर लॉन्ग। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई इन्होंने कुछ आइसलैंड बनाए, कुछ स्ट्रक्चर बनाए, किससे बनाए, कुछ स्टोन से बनाए इन्होंने, कब 1950 और 1500, लेकिन वो ज्यादा लंबे तक नहीं चले। प्रोबेबली क्यों नहीं चले, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ डैश ग्रोथ। तो कौन सी ग्रोथ आ सकती है वहां पर, तो हम चलते हैं, पार्टिसिपेट ग्रोथ आ सकती है, नहीं, क्लोज ग्रोथ आ सकती है, नहीं है, हार्मफुल ग्रोथ, हाँ हार्मफुल हो सकता है, ठीक है इसको लगा लो, फ्राइटनिंग ग्रोथ नहीं है, हाँ फ्रीक्वेंट ग्रोथ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आपको ऑप्शन बैठेगा ना, वो बैठेगा फ्रीक्वेंट। वहां पे क्या आ रही थी, फ्रीक्वेंट ग्रोथ आ रही थी, बार बार ग्रोथ आ रही थी, तो इसके कारण वो जो है ज्यादा देर तक नहीं चल सका। क्लियर है बात सभी को, समझ में आ गया। ज्यादा ग्रोथ आने की वजह से वहां पर जो है ये जो इन्होंने बनाया था, जो भी स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया था, वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। ठीक है, क्लियर है, चलिए इसको बनाते हैं, आगे चलते हैं, बी में चलते हैं। ये रहा बी, ये लो बी आपके सामने। वीडियो पॉज करिए, बनाते चलिए, वीडियो पॉज करिए, बनाते चलिए। तो अब हम इसको भी देखो, छोटा सा ही है, एक ही तो लाइन है, पढ़ लो, ज्यादा बड़ा हो तब आप स्किप मारिए, है ना। स्मार्ट अप्रोच पे चलिए, जब छोटा है तो पढ़ लो ना यार, क्यों दिक्कत देनी। दी आइसलैंड मेन, आइसलैंड का जो मेन सोर्स था पोर्टेबल वाटर का इस रेन, वो रेन था, विच कैन बी डैश। और जो रेन होती है वो क्या होती है, फ्रेजिल होती है, नाजुक होती है, नहीं, केयरफुल होती है, नहीं, सपोर्टिव होती है, सपोर्ट विच कैन बी सपोर्ट, नहीं, यूनिक, नहीं। यहाँ पर आएगा स्कार्स, मतलब वो जो रेन थी वो एक ही सोर्स था भैया, पानी का एक ही सोर्स था, वो क्या था, रेन, और वो भी कैसी थी वहां पर, स्केयर थी, तभी तो देखो फ्रीक्वेंट ग्रोथ आ रहे हैं, ग्रोथ मतलब तो आपको पता होगा ना, सूखा पड़ना। तो यहाँ पर पानी की कमी थी, तभी तो ग्रोथ आ रहे थे रेगुलर, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, बच्चा बच्चा कर लेगा। चलो आगे। अब देखो इतना मत पढ़ो भले, एक बार यहाँ से पढ़ लो, हाँ कभी कभी क्या होगा, आप ये छोड़ोगे, ये पढ़ोगे तो समझ भी नहीं आया, फिर जाके पढ़ लेना, पहले क्यों टाइम वेस्ट करना, कोशिश करिए टाइम पहले वेस्ट ना हो, है ना। ये सब आप प्रैक्टिस से सीखेंगे, ये अप्रोच सीख लेने के बाद, मेरे कोर्स देखने के बाद, तब आपको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है, सिर्फ मेरी वीडियो देख के ही कुछ नहीं होगा, वीडियो देखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो आपने देखा, ग्रेट ब्रिटेन लेटर annexed most of the Iceland and dash tens of thousands of coconut trees। यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि यहाँ पर जो ग्रेट ब्रिटेन थे, उन्होंने क्या करा, ज्यादातर आइसलैंड पे डैश करे, कितने टेंस ऑफ, देखो यहाँ पर लिखना चाह रहा था वो डैश टेंस, मान लो यहाँ पे टेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गिनती की बात हो रही है, हम 10 लिख नहीं सकते ना, क्योंकि हमने रूल पढ़ा हुआ है, ऑफ जब भी आता है मतलब अनसर्टेन है, अनसर्टेन के लिए हम ऑफ लगाते हैं, तो हम इसको भी प्लूरल कर देते हैं, थाउजेंड को भी प्लूरल। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, उन्होंने डैश लगाए, क्या लगाए, डैश कोकोनट ट्रीज लगाए, जरा चेक कर लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन ने क्या करा, ज्यादातर आइसलैंड पे, ठीक है, एंड डैश टेंस ऑफ ट्री, तो ट्री को क्या करा होगा, एक्साइटेड करा होगा, ऑब्जर्विंग करा होगा, ऑब्जर्विंग करा होगा, क्या ऑब्जर्विंग नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, तो वर्ब मेंटेन होनी चाहिए ना एंड के बाद, बता रखा है आपको मैंने। देखो सारी चीजें वही है, कभी एरर में आ जाएगी, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगी, कभी क्लोज टेस्ट में आ जाएगी, कभी फ्रेज रिप्लेसमेंट में, बेस सेम है, कंसेप्ट सेम है, बस लगाने वाला अलग है ना। तो यहाँ पर वर्ब कैसे आएगी, V2 आएगी, तो V2, अच्छा यार V2 ये नहीं है तो बहुत आसान था फिर तो यार। देखो यहाँ पर V2 है, अब ये चीजें आपको पकड़नी है, ये सारी अप्रोच आपको आनी चाहिए कि मैं कैसे एलिमिनेट कर दूं। तो देखो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। अब देखो एक्साइटेड आएगा नहीं,
एंड ऑब्टेन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री। ऑब्टेन नहीं करेंगे ना, प्लांटेड करेंगे, प्लांट करेंगे। अगर प्लांट वर्ड नहीं होता तब हम ऑब्टेन लगा देते, कुछ और लगा देते, लेकिन प्लांट वर्ड है तो हम ट्री को तो प्लांट ही करते हैं ना, ट्रीज को, तो प्लांटेड ही आएगा। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या आना चाहिए आंसर, प्लांटेड आना चाहिए। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी बनाइए। ऑप्शन नंबर डी बनाइए, क्या आएगा? पढ़ के आ जाइए, देखो ये भी छोटा सा है, आप पढ़ के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है, पढ़ लो एक बार। यस, चलिए ऑप्शन नंबर डी बता देते हैं। अच्छा ठीक है, हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता चला हो, मैं बताता हूँ। ग्रेट ब्रिटेन लेटर अनेक्स मोस्ट ऑफ द आइसलैंड। देखिए अनेक्स का मतलब होता है कब्जा कर लेना। इसका दूसरा मतलब बना सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, इन्वेजन। उसका भी मतलब ये होता है कि अटैक कर देना बिना परमिशन के। अनेक्स का मतलब ये होता है कब्जा कर लेना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो ग्रेट ब्रिटेन थे, उन्होंने बहुत सारे आइसलैंड पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। एंड डैश ट्री, उन्होंने फिर क्या करा था, कोकोनट के ट्री को वहां पे प्लांट कर दिया था, मतलब उगा दिए थे। अब हम डी वाला कर रहे हैं ना, चलिए डी पे आ जाते हैं। बट कोकोनट्स लाइक पीपल, ये जो कोकोनट्स होते हैं लाइक पीपल डैश प्लेंटी ऑफ वाटर, इनको क्या होती है प्लेंटी ऑफ वाटर की, चला चेक कर लेते हैं। अच्छा पहले यहाँ पर अगर हमारे को कुछ लगाना है तो यहाँ पर हम चेक कर लें क्या कौन सी हम यहाँ पर टेंस का यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा यार यहाँ पे टेंस तो सारे प्रेजेंट के आ रहे हैं, कुछ सेकेंड फॉर्म है नहीं, कोई बात नहीं। अब हमको यहाँ पे देखना है कि वर्ब आएगी, क्या आएगा, डैश प्लेंटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे तो वर्ब ही आएगी। अगर वर्ब आएगी तो ओबीएस तो हटा दो, पहले सीधा इसको हटा दो। तो बट कोकोनट लाइक पीपल डैश प्लेंटी ऑफ वाटर, तो जैसे जो कोकोनट है, लेकिन जो कोकोनट है लाइक पीपल, जैसे पीपल होते हैं उनको डैश प्लेंटी ऑफ वाटर क्या होता है, लिमिट नहीं, रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, इनहेबिट नहीं आएगा। तो जैसे लोगों को बहुत सारा पानी रिक्वायर्ड होता है, ऐसे ही कोकोनट ट्री को भी रिक्वायर्ड होता है, ऐसे यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर आंसर। इस तरीके से अगर आप क्लोज टेस्ट करते हैं, फिल द ब्लैंक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपके लिए कभी भी वो क्लोज टेस्ट गलत नहीं होगा और आपको वो आसानी से होगा। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो क्वेश्चन नंबर ई, ई में आ जाओ। देखो टू लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो या तो फिर यहाँ पे इन्होंने नाउन दे रखा है, तो डैश क्राउडिंग, तो देखो मेंशन तो नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ पर ऑलरेडी नाउन दे रखा है क्राउडिंग ना। तो क्राउडिंग इन तारावा, मतलब यहाँ पर नाउन नहीं होगा। अब जरा वर्ब भी आएगी तो पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से छोटा सा ही पढ़ लेते हैं। कॉलोनीज इंटेंड टू डैश क्राउडिंग इन तारावा एंड द अदर गिलबर्ट आइसलैंड वर स्टार्टेड इन। अच्छा यहाँ पे बोला जा रहा है कॉलोनीज इंटेंडेड, उनका क्या इंटेंट था, टू डैश क्राउडिंग, टू ईज क्राउडिंग, टू फेक, फेक का कोई मतलब, टू यूटिलाइज, क्राउडिंग को यूटिलाइज कैसे करेंगे, टू क्लियर क्राउडिंग नहीं, टू ईज, यहाँ पर आएगा ईज विल बी अवर करेक्ट आंसर। अब देखिए कुछ ऐसी वोकैब हो सकती है, कुछ ऐसे मीनिंग हो सकते हैं जो आप गलत कर देंगे, तो आपको उनसे भी सीखना है कि मेरे कौन से वाले जो वोकैब है, कौन सा वाला जो सेंस है वो गलत होता है अक्सर, तो वो आपको स्किप करना है। ये चीजें आपको सीखनी है कि कौन सी चीज आपको स्किप करनी है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है। जो स्ट्रेंथ पहचानेगा, देखिए मैं अपनी रियल एग्जांपल आपको मैं हमारी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में एक स्टूडेंट है, ठीक है। उन्होंने वो उनका जो एवरेज रहता है इंग्लिश में, वो कोशिश करती हैं कि उनका 30 मतलब पूरा अटेम्प्ट हो जाए। एक मिनट है, वो ये कोशिश करती हैं कि उनका पूरा 30 अटेम्प्ट हो जाए, नहीं तो 28 तक पहुंचती। लेकिन क्या होता था, 2-3 दिन से 2-3 मॉक मेरे पास ऐसे स्क्रीनशॉट आए कि उनके 2 से 3 गलत हुए एवरेज हर एक मॉक में। तो बस मैंने उनको कहा कि आप 30 मत करो ना, आप 28 करो, आप सिर्फ 25 करो, जो डाउट है ना उनको छोड़ना स्टार्ट करो। और आज उन्होंने मुझे स्कोर कार्ड दिखाया, उनका स्कोर आया 25 और उन्होंने करे भी 20। तो उन्होंने मुझे बताया सर ये मैंने साइड में लिख लिए थे, मुझे डाउट था, ये मैंने करे नहीं, मैंने स्किप कर दिए। तो उनका स्कोर कितना है, 25। अगर यही ऐसी स्ट्रेटेजी वो एग्जाम में रखें और ऐसा ही स्ट्रेटेजी हर एक स्टूडेंट रखे, तो अगर वो 25 रियल एग्जाम में करके आएगा तो ऑफकोर्स उसको 26.5 मतलब 1 से 1.5 मार्क्स एक्स्ट्रा एग्जामिनर देगा, मतलब आईबीपीएस देगा नॉर्मलाइजेशन करके, क्योंकि वो इतनी अच्छी एक्यूरेसी में। तो आप एक्यूरेसी पे जाइए, अटेम्प्ट पे मत जाइए। अगर पेपर है 30 वाला तो आपसे 30 भी हो जाएंगे। अगर पेपर है कुछ कंफ्यूज हो रहा है तो आप उसको 22-25 पे रोक दो, लेकिन वो एक्यूरेट रखो, तो आपका स्कोर जरूर बढ़ के आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो ये आपका हो गया है क्लोज टेस्ट खत्म। क्लोज टेस्ट पे क्या आएगा भैया, ईज आएगा। ठीक है, चलिए आगे, अब आगे देखते हैं। आगे बच्चों वाले क्वेश्चन आ गए हैं। रोंगली स्पेल्ड या इनएप्रोप्रिएट वर्ड बताना, जल्दी से बता दीजिए, वीडियो पोस्ट करो, जल्दी से बताओ। देखो पहले में तो फुटबॉल है, डबल एल आएगा।
फुटबॉल आ गया आंसर। दूसरे पे चलो, पार्लियामेंट इन डिबेटिंग अप। पहले देखो, अच्छा मैं आपको पहले स्ट्रेटेजी बता, देखो जब आपको ये बोला जाए ना रॉन्ग स्पेल्ट और इनएप्रोप्रिएट, इसका मतलब ये है पहले आप रॉन्ग वाले देखो, है ना, इसका मतलब ये है या तो रॉन्ग होगा या कोई गलत लगाओ। तो मेरा मानना ये होता है पहले रॉन्ग स्पेलिंग वाले देखो, रॉन्ग स्पेलिंग नहीं मिले फिर आप वर्ड के सेंस को देखो, अगर वर्ड का सेंस भी नहीं मिले फिर आप स्किप को देखो, स्किप करो। आपने देखा पार्लियामेंट, स्पेलिंग देख रहा हूं मैं भी, पार्लियामेंट, प्रो प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोहिबिट, प्लेस, ये क्या है, प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस, हाँ, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर करेक्ट। इसको देखो, यहाँ पर भी पहले अपन स्पेलिंग देखते हैं, दो क्यों स्पेलिंग नहीं, एक मिनट, ये खत्म हो गया। देखो इसकी हेडिंग कुछ और है, ये आपके पास है वर्ड स्वैप, वर्ड स्वैप बना दो, बहुत अच्छे से मैंने आपको करा के बनाइए। इसका वर्ड स्वैप कौन बना रहा है, जल्दी बना के दो। यस, कैसे बनाएंगे, देखो मुझे दिख गया आर्टिकल है, लास्ट वाला नाउन, ये तो नाउन नहीं है, फंक्शनिंग नाउन नहीं है भैया, ये तो नाउन हमारे पास एक बढ़िया बड़ा है ना कंपोनेंट, कंपोनेंट नाउन पड़ा है, अननेसेसरी कंपोनेंट वर्ड भी बढ़िया बैठ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा भैया, अननेसेसरी कंपोनेंट आएगा, मतलब सी वाली जगह पे बी आना चाहिए था, मतलब लास्ट में भी, लास्ट में भी इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, बाकियों को तो मैं देखूंगा भी नहीं, तो या तो ये होगा आंसर या तो ये होगा। चेक कर लेते हैं सी ए होगा या ए सी होगा, तो पढ़ना पड़ेगा अब तो। The role played by human rights organization in documenting and questioning state functioning and access, organization in functioning and questioning, नहीं, documenting and questioning state functioning, state की जो फंक्शंस हैं उनको ही क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं या फिर उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें ए और सी को, ए को अपनी जगह रखना है, ए को अगर अपनी जगह रखना है तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो सही सीक्वेंस क्या होगा, ए सी बी, तब बी और सी आपस में इंटरचेंज होगा। क्लियर है, चलिए ये बनाइए, ये भी आपके पास वर्ड स्वैप है, ये भी वर्ड स्वैप है, इसको बनाओ। कैसे बनाएंगे, बहुत बढ़िया, आपको मैंने अभी बताया, देखो जब हम एरर कर रहे थे तो मैं वही कहता हूँ मेरी वीडियो को स्किप ना करें, स्किप करेंगे तो आप हो सकता है उस स्किप करते समय आपने कुछ एक पॉइंट मिस कर दिया, और वो पॉइंट कब कहाँ आ जाए किसी को नहीं पता। तो यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रोफी एस आ रखा है, तो मैंने आपको बता रखा है एपोस्ट्रोफी एस के बाद आपको क्या चाहिए होता है, एक नाउन चाहिए होता है। तो आपने देखा ये एपोस्ट्रोफी एस है, इसके बाद बोल्ड वाला है, क्या ये नाउन है, बच्चे बच्चे को भी पता है नाउन नहीं है, नाउन क्या है, सी है, तो सी लास्ट में चाहिए, सी लास्ट में, ये रहा आंसर, कुछ देखना ही नहीं है, आंसर आ गया 100% एक्यूरेट। चलो आगे, नहीं विश्वास है तो पढ़ लो, देखो पढ़ो, द सी एंड, अच्छा कैग है, द कैग ऑब्जर्वेशन इन इट्स, बी देखो, बी पहले है ना तो बी को पहले, फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट, कोई कह ही नहीं सकता है गलत हो, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, अगर इस लेवल पे आपकी पढ़ाई हो गई, इस लेवल पे आपने ऑब्जर्वेशन करना या आपने ये सारी अप्रोचेस सीख ली, तो आपको फिर कोई भी बीट नहीं करता। तो स्टेट एपोस्ट्रोफी इसके बाद क्या आना चाहिए था, यहाँ पर शेयर आना चाहिए था, क्योंकि शेयर एक नाउन है, शेयर मतलब सी का आना चाहिए था आपका, सी आपका कहाँ आना चाहिए था, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, सी आपका आना चाहिए था बी की जगह पे, तो सी यार, सॉरी फ्लो फ्लो में जल्दी हो गड़बड़ होगी, देखो बी यहाँ पे भी पहले है, बी यहाँ पे भी पहले, लेकिन हमें सी चाहिए एपोस्ट्रोफी एस के बाद, इसका मतलब सी आएगा सेंटर में, क्योंकि सी को बी की जगह लगाना है ना यार, सॉरी फॉर डैट, वो जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, उसको आप सही कर लेना। मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट ऑफ इसके बाद क्या चाहिए, नाउन चाहिए, तो ये नाउन नहीं, ये नाउन है, ये इधर आएगा, इट मींस ये जो शेयर है इसको इधर आना था, मतलब सी को बी की जगह आना था, तो सी बी की जगह पे कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब आपको चेक करना था यहाँ पर क्या आएगा, इट्स फाइनेंशियली ऑडिट रिपोर्ट आएगा, मतलब बी पहले जाना चाहिए, तो बी पहले जा रहा है, ए पहले नहीं जा रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिएगा, मैं तो अभी समझा रहा हूँ, फ्लो में निकल गया, आप ध्यान रखिएगा। इसको बनाइए, इसको भी मैंने आपको बता रखा है, हमारे को क्या चेक करना होता है, हमारे को बोल्ड वाले लेटर उसके आसपास से कुछ क्लू है, तो उसके आसपास से क्लू क्या मिल रहा है, उसके आसपास से क्लू ये मिल रहा है कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन ही चाहिए। अब नाउन क्या आ सकता है, नाउन क्या आ सकता है, बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड वेलबींग एंड परस्यूट इकोलॉजिकल, यहाँ पे देखिए प्रोस्पेरिटी भी आ सकता है, परस्यूट भी आ सकता है, यहाँ पर प्रोस्पेरिटी नाउन है हमारे पास, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर आएगा फाइनेंशियली प्रोस्पेरिटी, मतलब बी इधर आएगा, मतलब नाउन को इधर ले आओ, बी वाला लास्ट में आएगा, तो बी वाला लास्ट में एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पढ़ के भी देख लेते हैं, सी को पहले लेकर आओ, यहाँ पर क्या आएगा, डिप्लीटेड, बिल्कुल सही है, सी पहले आ गया, डिप्लीटेड इकोलॉजिकल कैपिटल इन
इन परस्यूट ऑफ फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें फाइनेंशियली क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, तो नाउन ये है प्रोस्पेरिटी, है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज आ गई हो। चलिए आगे, चलिए और क्वेश्चन है आगे, इसको बनाइए। यस, इसको बनाइए। देखो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिल गया होगा। इसमें क्लू आपको आर्टिकल दा नहीं मिल रहा, आर्टिकल दा के बाद क्या चाहिए होता है, नाउन चाहिए होता है। तो नाउन क्या है, ना तो थॉट नाउन है, थॉट भी नाउन हो सकता है, रिपीटेड थॉट हो सकता है नाउन। एम्फेसिस, सी भी सही लग रहा है, कोई बात नहीं। तो हम ये मान लेते हैं सी एक बार को सही है, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। गांधी रिपीटेड थॉट ऑन, थॉट ऑन नहीं होगा, थॉट ऑफ होता तो बैठ जाता, एम्फेसाइज आ जाएगा। तो इसका मतलब एम्फेसाइज ऑन, इसका मतलब ऑन के पहले हमें क्या चाहिए, एम्फेसाइज मतलब जोड़ देना, ठीक है, एम्फेसाइज करना। तो इसका मतलब बी पहले आएगा, बी जिस ऑप्शन में पहले है वही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट आंसर। आंसर 100%। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, हो सकता है अगर कभी कभी फ्लो में गलत हो जाए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं किस तरीके से हम कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, मैं उसको करेक्ट करूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की पूरी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी, सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। आप अपने कमेंट देखिए, जरूर लिखिए आपको किस तरीके से लगा है बैच। और अगर आप मेरा बैच लेना चाहते हैं, मेरा पेड कोर्स लेना चाहते हैं, तो ये मेरा पेड कोर्स है। आपको मंजिल बैच इसमें फ्री से लेके मेंस तक मिलेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। और ये ऐप है हमारा गूगल प्ले स्टोर पे, ये आपको जाके डाउनलोड करना है। इसी के अंदर आप पूरा का पूरा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए thank you।